Okay, so today na basically I want to discuss Indies 115. So मैं आपको पहले ही अपने पर्पस बता दूँ. It's not for a educational purpose. Like educational purpose means it's not for your CA intern or CA final exam. It's for your job interview preparation. वेरी की पॉइंट आई विल पिकअप और कैसे इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, मैं सिर्फ वही चीज़ें जो है यहाँ आपको बताऊँगी. मैंने ना कोई अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाया है. ऑलरेडी आई कॉन्फ्रेंस इन फर्स्ट वीडियो कि मैं जो है किसी न किसी टीचर के वीडियो ही रेफ़र करूँगी. सो यहाँ पर ए टीचर का नाम नहीं दे रखा है, उन्होंने नहीं लिखा हुआ है अपने नोट्स पर. ये प्रतीक जगाती के नोट्स है. बट व्हाट आई एम डूइंग, आई जस्ट स्टार्ट विथ कि क्या पूछ सकते, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डेज. आपको ना ये इंडेज एकदम रट्टा मार के जाना है इंटरव्यू में. और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि बी प्रैक्टिकल फॉर दीज. ऐसे रट्टा मारने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ा के चले जाओ उठ के, नहीं, एकदम प्रॉपर. देखो, सबसे पहले रेवेन्यू फॉर कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, जो सिंपल क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछता है ना, बताओ क्या जानते हो. ठीक है, तो हम जो 5 स्टेप मॉडल जानते हैं ना कि ये 5 स्टेप मॉडल होता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का, हम वो बता देते हैं. बस ऐसे तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि यही है इसमें. ये याद है कि आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, अमाउंट, डिस्टिंग्विश करना और फिर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, और लास्ट में आता है कंट्रोल ट्रांसफ़र करना. दिस इज़ वेरी सिंपल. लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड कैसे होता है वो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है. दूसरा, एंट्रीज़, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंट्रीज़. ठीक है, पूछते आपसे एंट्रीज पूछते. तीसरा, केस स्टडीज़. जितनी केस स्टडीज़ पढ़ सकते हो ना, इसमें केस स्टडीज़ पढ़ के जाना. रेवेन्यू फॉर कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर्स, जितनी ज़्यादा केस स्टडी पढ़ोगे उतने ज़्यादा ओपन हो जाओगे, उतने ज़्यादा सॉल्यूशंस माइंड में आएंगे. आज की डेट में मैं आपको सिर्फ इसका बेसिक आइडिया देती हूँ. मैं केस स्टडीज़ भी लेके आऊँगी, लेकिन आइडिया और एंट्रीज तो मैं आपको आज बता ही देती हूँ. सबसे पहली चीज़ जो माइंड में आती है 5 स्टेप मॉडल्स, जो बेसिकली ना सबको ही आता है. क्या है सर वो, क्या हुआ इसमें, क्या है वो 5 स्टेप मॉडल्स? आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई पीओ, डिटरमाइन ट्रांजैक्शन प्राइस, अलोकेट ट्रांसफर प्राइस टू पीओ, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन पीओ सेटिस्फाइज. ठीक है, अब आता है कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करने वाला मेथड. बहुत सिंपल है. यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता. जब दो पार्टी अप्रूव कर देती है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, तो ये चीज़ हो जाती है. आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है? सिंपल सा फंडा है कि जैसे एक एक सर्विस पूरी हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हो, उसे रिकॉर्ड करते रहो. तो ऐसे जनरली जिसे आप सेपरेटली बेच सकते हो, वो सेपरेट करने की बात जो है वो यहाँ होती है. दैट इज़ ऑल्सो इरेलेवेंट. ऐसे आपको क्वेश्चनिंग में तो नहीं पूछते हैं. तो ठीक है, यहाँ आ जाओ. डिटरमाइनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. पता है क्यों दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट? बिकॉज यहाँ से आपको पूछते हैं एक केस बना के कि उसका अमाउंट क्या होगा. तो आपको कुछ चीज़ें ना बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कंसिडरेशन में वेरिएबल कंसिडरेशन भी आता है. ठीक है, इसमें आता है सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट, नॉन कैश कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर. सबसे पहले आता है वेरिएबल कंसिडरेशन. सर, वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? ये जनरली क्या होता है, वेरिएबल इन नेचर होता है. वेरिएबल इन नेचर का मतलब होता है मे बी ये हमें कोई क्राइटेरिया दे दे कि अगर आप ये क्राइटेरिया फिल करोगे तो हम दे देंगे, वरना नहीं देंगे. जनरली इसमें दो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं. एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में क्या होता है, वो अमाउंट मिलने का कितना प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी से हम क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर जो हमें आता है हम वो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी फिक्स्ड वैल्यू में ऐड कर देते हैं. दूसरा होता है मोस्ट लाइकली मेथड. इसमें 2 पॉसिबल आउटकम ही होते, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल 10,000 का प्रोबेबिलिटी है कि 80% मिलेगा और 20% नहीं मिलेगा. तो अगर 80% प्रोबेबिलिटी है मिलने का, तो पूरा का पूरा 10,000 आप रेवेन्यू में ऐड कर दो,
ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एडिशनल पॉइंट ध्यान रखना, जैसे रिफंड लाइबिलिटीज़, सेल विद अ रिटर्न, रीस्टॉक इन नेचर और वारंटीज़। तो इन ये ऐसे दो केस होते हैं जिसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल रिफंड लाइबिलिटीज़ क्या बोलती है, रिकॉग्नाइज इज एक्सपेक्ट टू रिफंड अमाउंट सम अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव if it's updated of each RP and on cumulative catch-up basis। refund liabilities, if you think that कि कुछ अमाउंट, सम ऑफ द अमाउंट रिफंड जो है करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे कंसिडर करो। सेल विथ अ राइट टू रिटर्न, मतलब आपने ये ऑफ़र दिया है सामने वाले को कि तुझे पसंद नहीं आएगा तो तू रिटर्न कर सकता है, तो आपको उसे भी मेज़र करना है। रिस्टॉकिंग फ़ी इंक्लूडिंग इन ट्रांसफ़र प्राइस एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू कंट्रोल ट्रांसफ़र शिपिंग और रीसेल बेस फीस, तो उसे भी कंसीडर करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसे अगर ये बोला है ना कि अगर उसकी लाइफ 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी तो मैं उसे वापस ले लूँगा, यू नीड टू कंसिडर दोज लाइबिलिटी इन योर रेवेन्यू। वारंटी कहता है नॉट सेपरेट PO, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड मेक प्रोविज़न एज पर 37। वारंटीज़ कहता है कि अगर वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है तो रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड मेक प्रोविज़न एज पर 37। अब रेवेन्यू को पूरा रिकॉग्नाइज करो और 37 में उसका प्रोविज़न बनाओ वारंटी का। लेकिन अगर वो सर्विस टाइप है, ठीक है, अमाउंट एज सेपरेट PO एंड अलोकेट पोर्शन टू ट्रांसफर प्राइस, ठीक है, अमाउंट एज सेपरेट PO। अगर वो सेपरेट PO का पार्ट नहीं है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल नॉट अ सेपरेट PO, रिकॉग्नाइज full revenue and make provision as per Ind AS 37, but in case of a amount as a account as a separate performance obligation, allocate portion to transfer price या transaction price to that PO। समझ रहे हो? तो आपको वारंटी कैसे कंसिडर करना है, मान लो 5 साल की आपकी उसकी वारंटी है, इफ़ यू थिंक वारंटी का इतना लाइबिलिटी आ सकता है, और अगर वो सेपरेट PO नहीं है, इन केस आप उस वारंटी को एज अ प्रोविज़न अलग से दिखाओ। लेकिन अगर वो सेपरेट PO है तो आपको उसे ट्रांसफ़र प्राइस में कंसिडर करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, कि अगर कस्टमर आपको कहता है कि 1 साल के बाद पेमेंट करूँगा, आज रेवेन्यू को PV पर रिकॉग्नाइज़ करो, प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉग्नाइज़ करो और जो कंपोनेंट है उसे फाइनेंशियल कंपोनेंट मानो। अगर कस्टमर ये कह दे कि मैं तुम्हें आज एडवांस दे देता हूँ, आई गिव यू एडवांस, ऐसे में एडवांस अगर वो आपको कम देता है उसकी वैल्यू से, तो उसे उसकी वैल्यू पे रिकॉग्नाइज़ करो, तो अगर यहाँ आओगे तो यहाँ पर यू विल सी कि कस्टमर्स एज डिस्क्रेडिट पेड इन एडवांस, सेल्स बेस्ड रॉयल्टी, फाइनेंसिंग कंपोनेंट फॉर रीजंस अदर देन फाइनेंस टू प्रोटेक्ट एंटिटी ऑन कस्टमर्स। तो जनरली हम वो फाइनेंस कंपोनेंट, अगर आपको एडवांस रिसीव भी हो रहा है, ठीक है, और अगर आपने लेट पेमेंट भी एक्सेप्ट किया है कि चलो 1 साल बाद देना, दोनों में ही फाइनेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। आपको वो फाइनेंशियल कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू पे मेज़र करो, अगर 1 साल बाद मिल रहा है, अगर आपको पहले मिल रहा है और कम मिल रहा है तो ये समझो कि क्या पता वो पहले दे के हमें लोन दे रहा है, उसका जो एक्चुअल अमाउंट है आप उस पर उसे रिकॉग्नाइज़ करो, बाकी उसका फाइनेंशियल कंपोनेंट तो आपको रिकॉग्नाइज़ करना ही पड़ेगा। इन सिंपल केस में आपको ये एक बता देती हूँ कि अगर आज यहाँ खड़े हो और 1 साल के बाद पेमेंट आएगा, 1 ईयर के बाद, तो आज उसको PV पे रिकॉर्ड करो। लेकिन
आज आपको अगर पहले ही आ गया ज़ीरो पे और आप यहाँ खड़े थे, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ का जो वैल्यू है ना वो लेना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि इसने हमें लोन दिया था, हम उसे इंटरेस्ट देंगे, वो फाइनेंशियल कंपोनेंट होगा। नॉन कैश कंसिडरेशन में हमेशा ध्यान रखना कि भाई हमारे पास हम उसका फेयर वैल्यू लेंगे जो हमारे पास आने वाला है, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, अलोकेट करना है ट्रांसफ़र प्राइसिंग को। अब समझो, फाइनेंशियल असेट्स, चलो एंट्री बता देती हूँ। पहली एंट्री देखना, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहली एंट्री करते सेल की। क्या करेंगे सेल की, फॉर एग्ज़ाम्पल वेंडर को सेल किया, वेंडर टू सेल, ठीक है, या राम टू सेल, जो भी है, ठीक है, जो भी आपका वेंडर है उसको सेल किया। अगर आपको एडवांस आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स आपका असेट्स हो जाएगा। क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आपका रेवेन्यू जो है वो अक्रू है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर आपका रेवेन्यू अक्रू है तो रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू वेंडर कर दो। सॉरी, क्या बता रही हूँ, आपका रेवेन्यू अक्रू है तो टू रेवेन्यू कर दो और अक्रूड रेवेन्यू कर दो। अक्रूड रेवेन्यू आपका असेट हो जाता है और रेवेन्यू आपका जो है वो P&L में चला जाएगा। और यू कैन सी वेंडर भी लिखोगे तो भी बैलेंस शीट में असेट साइड में ही जाएगा, बराबर है। और सिंपल सी बात है, ये सेल्स की एंट्री है जनरली, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि हम रेवेन्यू पढ़ रहे हैं, अगर 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 एक केस बताती हूँ सिंपल सा। इस केस में ऐसा होता है कि अगर मैं ये माल जो है वो 100 रुपये में इसे बेच रही हूँ और बाद में 10 रुपये जो है वो कैशबैक और दूंगी, इफ़ ये पार्ट ऑफ एग्रीमेंट होता है ना, ये रेवेन्यू 90 पर ही रिकॉर्ड करेगा, समझ रहे हो। क्योंकि बेसिकली इट्स कंसीडर कि नेट इसके पास 90 ही आ रहा है। ऐसी ऐसी केस स्टडी बना के पूछते हैं, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो डाल दूँगी, बट दैट इज़ द वेरी सिंपल रेवेन्यू रिकग्निशन, ठीक है।